ठीक है, तो अब हम अपने अगले सेगमेंट अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स को, हालांकि इसको इंडियन इकोनॉमी बोला जाता है, जो सेक्शन हम लोग कवर करते हैं उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को हम पढ़ते हैं और उसी को हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे मर्ज कर, उसी को हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं और अपने क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो देखिए, पहले से लेकर के अंतिम मॉडल क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे एंड लास्ट तक हम पूरी एनालिसिस देखेंगे अपने क्वेश्चंस का। तो सेगमेंट के लिए तैयार हो जाइए। इकोनॉमिक्स न्यू सेगमेंट। हाल ही में किस राज्य ने मैन्युफैक्चरिंग के मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है? चार ऑप्शन आपके सामने, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। पांचवा ऑप्शन आप सभी को पता है, जिसमें बोलते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आइए देखते हैं अपने आंसर को, जो कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिखाई दे जाएगा। आरबीआई ने गुजरात को बताया है कि ये मैन्युफैक्चरिंग के मामले में फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। देखिए, फर्स्ट नंबर पे आने के पीछे का रीजन क्या है? इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार गुजरात देश के प्रमुख विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में से बनने के लिए एक हो चुका है और उसमें महाराष्ट्र को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों से पता लगता है कि गुजरात ने वर्ष 2012 से वर्ष 2020 के बीच, जो 2020 तक का पूरा टाइम था, 8 वर्ष का लगभग टाइम पीरियड है, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको जीवीए कहते हैं, सालाना 15.9% से बढ़ा करके 5.11 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। कितना? 15.9% बढ़ चुका है ये पूरी तरह से। अगर आपसे डेटा में पूछे तो भी आप आंसर कर सकते हैं। जीवीएसी की बात कर रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की, एक आर्थिक मेट्रिक है जो कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के मद्देनजर लाया जाता है और इसको ये मेजर करता है, मापता है। इसी बीच महाराष्ट्र की वार्षिक विकास दर इसी अवधि के लिए गुजरात को 7.5% के लगभग आधे पर थी और वित्त वर्ष 2020 में विनिर्माण के लिए जीवीए 4.34 लाख करोड़ रुपए थी। महाराष्ट्र की बात की जाए तो अभी भी भारत में सेवाओं का अग्रणी प्रदाता है। सबसे ज्यादा सेवा सेक्टर जो होता है, सर्विस सेक्टर, उसमें अभी भी सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो जीवीए सालाना 12.6% उसमें बढ़ रहा है राज्य की सेवाओं का, जो कि वित्त वर्ष 2020 में 15.1 लाख करोड़ रुपए था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? गुजरात, जिसने कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में महाराष्ट्र तक को पीछे छोड़ दिया, जो कि हमारी औद्योगिक राजधानी कही जाती है। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? चार ऑप्शन आपके सामने, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखते हैं अपने आंसर को। हालांकि आंसर आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट और हमारे पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बाजार पूंजीकरण के द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कारोबार करने वाले कंपनी बनने के लिए एप्पल आईएनसी को भी पीछे छोड़ दिया है। 29 अक्टूबर 2021 को बाजार बंद होने पर एप्पल लगभग 2.46 ट्रिलियन डॉलर का था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट लगभग 2.49 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। बहुत माइनर सा फर्क है, लेकिन फिर भी फर्स्ट इज फर्स्ट, जो भी पहला आता है उसी को हम लोग पहला मानते हैं। और आगे देखते हैं, एप्पल ने 1 साल से अधिक समय तक शीर्ष स्थान पर कब्जा किया था। उल्लेखनीय है कि जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट 2 ट्रिलियन डॉलर की बात करें, बहुत बड़ी अमाउंट होती है इसमें, बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी अमेरिका की सार्वजनिक फर्म बन गई है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आपका? माइक्रोसॉफ्ट आ गया, तो ध्यान में रखते रहेंगे। और अभी आपका एप्पल के बारे में भी आप लोगों ने देख लिया, तो आंसर कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीजें आप लोग रिलेट करेंगे। बीपीएससी 66 में भी ऐसे पूछी गई थी क्वेश्चंस। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारतीय मूल के कौन है? तो ये सत्या नडेला है, इसको रिलेट करते रहेंगे। उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा गया था, ठीक है। और गूगल के कौन से हैं? सुंदर पिचाई। एंड ट्विटर के कौन से बन गए अभी? पराग अग्रवाल। ये लोग सीईओ हैं भारतीय मूल के, इनको रिलेट करते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एडोब के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिन्हें सीईओ के रूप में हम जानते हैं, वो हैं प्रेजेंट टाइम में शांतनु नारायण। नेक्स्ट हमारा मॉडल क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, या एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक को तो आप लोग जान ही रहे हैं। आंसर की बात की जाए तो आपके सामने क्वेश्चंस के एनालिसिस यहाँ पे दिए हुए हैं। आईएमएफ के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए, आपके 26 नंबर पेज पे विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट और भारत की बात की गई है कि भारत इस रिपोर्ट में कहाँ स्टैंड करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी कि आईएमएफ ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट वर्ष में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर माह में जारी की जाती है।
रिपोर्ट में कोविड महामारी के बाद रोजगार में सुधार की संभावना व्यक्त की गई है और इस रिपोर्ट में रोजगार वृद्धि में धीमी गति के कारणों को भी रेखांकित किया गया है। इसी के साथ कुछ और चीजें हैं जिसको हम लोग यहीं पे रिलेट कर लें। रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में उपस्थित चिंताओं का उल्लेख भी किया गया है और यह रिपोर्ट कई मापदंडों के विस्तृत सेट पर आधारित है, जिसमें कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, इनके आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के मध्य किस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है, बेंचमार्क एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे कवर किया गया है। देखिए रिपोर्ट के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बस आपको यहाँ एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट से आप बहुत सारे पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं। जैसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले जितने भी देश हैं वर्ष 2021 में इनकी किस चीज की, इनके अनुमान की बात बताई जा रही है, किस चीज की, समृद्धि दर के रिलेटेड। यानी जो भी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं पहले बनती थी या फिर अभी हमारा 3 ईयर एक्शन एजेंडा बन रहा है, इसमें कितना अचीवमेंट हमारी प्राप्त हुई, कितने विकास की वृद्धि दर, समृद्धि दर को हम लोगों ने प्राप्त किया। तो विकसित अर्थव्यवस्थाएं 5.2% से घट करके 4.5% पे आ गई हैं, काफी कमी दिख रही है। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं 6.4 से कम होकर के 5.1% आ गई हैं, मतलब 2 वर्षों का कंपैरिजन। चीन 8% से 5.6%, बहुत ज्यादा नीचे आ गया है इसमें समृद्धि दर। भारत की बात की जाए तो 9.5 से 8.5, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे सेविंग्स की बहुत ज्यादा आदत है हमारे देशवासियों को, और ये हमारी सेविंग्स ही है जिसने प्रेजेंट टाइम में कोविड जैसी महामारी का भी बड़े ही अच्छे तरीके से सामना कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर हो जाएगा आपका IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए आपसे क्वेश्चन इन सारी चीजों के हेडक्वार्टर के बारे में अगर पूछ ले तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF का हेडक्वार्टर आपका कहां पे है, ये आपका पड़ जाता है वॉशिंगटन DC में। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ADB का जो हेडक्वार्टर है ये आपका फिलीपींस मनीला में पड़ जाता है। NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई पड़ जाता है, चाइना में। इससे रिलेट करके आप लोग याद करते रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है और नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, जिसको हम लोग यहाँ रीड करने वाले हैं। काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को किस प्रकार के वर्कर की संज्ञा दी जाती है। ये एक्चुअली आपके एसे का टॉपिक है और इस पे अच्छा खासा एसे अगर आप मेंस राइटिंग करने वाले हैं तो उसमें आपको ये सारी चीजें हेल्पफुल होंगी। देखिए बिग वर्कर, गिग वर्कर, रेंट वर्कर, न्यू वर्कर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। लेकिन अगर इसे हम लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स में कैसे पूछेगा तो ऐसे गिग वर्कर करके आपसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं। देखिए गिग वर्कर वो वर्कर होते हैं जिन्हें काम के बदले रखा जाता है, यानी सिर्फ उनको हायर किया जाता है। ऑनलाइन कंपनीज, डिलीवरी से जुड़े कार्य करने वाले लोगों, कर्मचारियों और बहुत सारे बिजनेसेस में इस समय गिग वर्कर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये गिग वर्कर्स होते क्या हैं, नॉर्मल सी बात में बस इनसे जब तक काम कराना है तब तक काम कराने के बाद उसके बदले में जितनी इनकी पेमेंट बनती है उतना पे कर देना, इसी को बोलते हैं गिग वर्कर, जो कि कोविड के बाद से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है भारतीय अर्थव्यवस्था में और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से हर कोई इस तरीके के काम करने के लिए रेडी है। खाली बैठने से अच्छा है तो इस तरीके से वर्क जो है चलते रहते हैं, तो इसको आप लोग रिलेट कर लेंगे। तो गिग वर्कर विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़ते हुए एशिया की सबसे बड़ी फिनटेक बाजार के रूप में आगे आया है? भारत, अमेरिका, जापान, श्रीलंका, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, और आंसर है हमारा प्यारा भारत। देखिए हमारे पेज नंबर 27 पे आपको रिलेट करके यहाँ पे दिया हुआ है क्या है फिनटेक। सबसे पहले फिनटेक के बारे में हम जानते हैं और भारत कैसे इसमें आगे चला गया, ये थोड़ा सा रिलेट करने वाली चीजें हैं। ये सिर्फ थोड़े डेटाज हैं इकोनॉमी से रिलेटेड जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो दिसंबर 2021 में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया में फिनटेक के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरा है। S&P की बात की गई है, वो एक ही में, ठीक है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार 2021 की तीसरी तिमाही, तिमाही होती है 3-3 महीने का तिमाही, तीसरी तिमाही में 66 सौदों के जरिए भारत में 1.93 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। ये ट्रिलियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। विदित हो कि विश्व के दूसरे सबसे बड़े फिनटेक हब, ये अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा फिनटेक हब है। चाइना को छोड़ के इंडिया बाहर चला गया, आगे चला गया है, एंड उसके आगे भी अमेरिका है। इसके रूप में उभरने के बाद भारत में फिनटेक बूम अर्थात फिनटेक की तीव्र व्यापक विकास को देखा गया है। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो फिनटेक इकोनॉमी सबसे अधिक संपन्न क्षेत्रों यानी व्यापार और रोजगार सृजन दोनों मामले में से एक है। फिनटेक वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ फिनटेक समायोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। आइए देखते हैं ये फिनटेक है क्या। तो फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं, इसी का संक्षिप्त रूप है, इसी को कंसाइज करके हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसको भी आप बताएंगे। अगर वित्तीय कार्यों को
प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी होता है, प्रौद्योगिकी की मदद से पूरा करते हैं तो उसे फिनटेक कहा जाता है। नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी इकोनॉमिक वर्क को आप किस तरीके से कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के मीडियम से कर रहे हैं, कंप्यूटर, ये सब आपकी जितने भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उन सारी चीजों से अगर आप करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं फिनटेक। ये पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और विभिन्न कंपनियों तथा व्यापार में वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का कार्यान्वयन है। नॉर्मल सी बात है, अब आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं और हमारी मैगजीन क्या कहनी चाह रही है, और आप लोग बड़ी आसानी से इससे रिलेट करके भी समझ सकते हैं व्हाट इज फिनटेक। और इसमें जो है भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, हालांकि फर्स्ट नंबर पे अभी भी अमेरिका बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की संपत्ति में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की गई है। तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है कि के शेप का एक तो हम लोगों की इकोनॉमी दिखाई दे रही है, ये तो हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ देखा गया गरीब और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन अमीर और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। जहां गरीबों की संख्या और उनकी गरीबी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती चली जा रही है, उसी तरीके से अमीरों की संख्या और अमीरों की जो अमीरी है, यानी कि जो इनकी परसेंटेज है, उनकी जो प्रॉफिट है, ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। 9% देखा गया, सी आपका आंसर हो जाएगा, 9 आपका आंसर देखा गया। अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है, अरबपतियों की संपत्ति में प्रतिवर्ष जो इजाफा हो रहा है, यानी जो इंप्रूवमेंट, जो इंक्रीज हो रहा है। देखिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जिसे असमानता रिपोर्ट के रूप में हम जानते हैं, 2022 अभी हाल ही में प्रस्तुत की गई। अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट को बोलते हैं, थॉमस पिकेटी, इन्होंने सहलिखित विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 में सुझाव दिया है कि बहुत ही मध्यम संपत्ति कर वैश्विक आय को बढ़ा सकता है। बहुत ही कम अगर संपत्ति कर को थोड़ा सा अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये क्या कर सकता है, वैश्विक आय यानी कि पूरी विश्व की आय को बढ़ा सकता है। कैसे? तो रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अरबपतियों में $1 मिलियन से अधिक की संपत्ति के 1 से लेकर के 3% तक वैश्विक आय का 1.6% उपलब्ध, मतलब नॉर्मल सी बात समझिए, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने की भी जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूं, अगर बात करें वैश्विक अरबपतियों में, अरबपति का मतलब $1 मिलियन से अधिक की संपत्ति वाले लोग, 1% से लेकर 3% तक अगर वैश्विक आय का 1.6% मतलब इनको अगर बढ़ाया जाए 1 से 3% तक इनके ऊपर टैक्स इंक्रीज किया जाए, तो ये क्या करेंगे, 1.6% तक पूरी वैश्विक आय के, विश्व का जितना भी आय होता है, जितना इनकम होता है, उसमें ये बूम निकाल सकते हैं, उसमें ये क्या है, इंक्रीजिंग दिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर बढ़ा दें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वैश्विक लेवल पे यानी विश्व स्तर पे हमारा जो है इनकम बढ़ जाएगा। इसी से रिलेटेड ये सारी चीजें, अनइक्वालिटी रिपोर्ट और बहुत सारे जो डेटास दिए गए हैं, ये सब कुछ आप रिलेट करके बड़ी आसानी से जान सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खुदरा निवेशकों, ये खुदरा मतलब रिटेल होता है, ध्यान रखिएगा, एक रिटेल होते हैं और एक होता है थोक विक्रेता, ठीक है। तो खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति, ये बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट की बात कर रहे हैं, सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच में वृद्धि करने हेतु आरबीआई द्वारा कौन सी योजना जारी की गई? आरबीआई आरडी स्कीम, आरबीआईओएस स्कीम, मनी या रिटेल स्कीम, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। ये देखते हैं ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो बताया इसमें खुदरा, क्या चीज, खुदरा निवेशकों के लिए। तो खुदरा निवेशकों के लिए क्या है, ये हमारी पेज नंबर 27 पे मैगजीन के आपको मिल जाएगा, यही डायरेक्टली लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक की नई पहलें, इसको तो हम लोग रिलेट कर लेंगे, इसको हम लोग, और यहाँ पे है विश्व असमानता रिपोर्ट, और इसके बाद से आरबीआई की जो नई पहलें हैं, इसी में हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई की 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। एक थी आपकी आरबीआई रिटेल डिटेल डायरेक्ट स्कीम, जिसे हम लोग बोलते हैं आरबीआई आरडीएस, आरडी स्कीम बोलते हैं, आरडीएस भी बोलते हैं, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का खुदरा प्रत्यक्ष आरबीआई आरडी योजना। दूसरी योजना थी रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना, यानी रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समेंट स्कीम, ठीक है, ऑम्बड्समेंट स्कीम, जिसको आरबीआईओएस कहते हैं। दोनों स्कीम के बारे में आपने देख लिया। अब इस स्कीम में से खुदरा व्यापारियों के लिए क्या चीज है, तो देखिए, जो खुदरा प्रत्यक्ष यानी आरबीआई आरडी योजना है, इसी को हम लोग खुदरा प्रत्यक्ष से रिलेट करते हैं, यानी कि आरबीआई आरडी योजना, जिसका उद्देश्य है खुदरा निवेशकों के लिए, यानी जो फुटकर विक्रेता हैं, यानी जो फुटकर निवेशक हैं फाइनेंसर में, इनके लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच में वृद्धि करना है। अभी तक तो बड़े बड़े जितने भी खिलाड़ी थे वो लोग आ रहे थे, अब थोड़े जितने भी रिटेलर एरिया के हैं, रिटेल एरिया के जितने भी व्यापारी हैं, उनको भी प्रतिभूति बाजार तक क्या किया जाए, पहुंच सुनिश्चित की जाए। और खुदरा प्रत्यक्ष योजना से देश के छोटे छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का सरल और सुरक्षित माध्यम प्राप्त होगा, जिसके तहत निवेशक आसानी से आरबीआई के पास अपना सरकारी प्रतिभूति खाता
फ्री में खोल सकेंगे और उनका रख रखाव कर सकेंगे। देखिए, तो ये है रिलेटेड आपका आरबीआई आरडी योजना। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अभी तक जितने भी बड़े निवेशक होते थे, जितने बड़े फाइनेंसर होते थे, वो फाइनेंस करके सरकारी गवर्नमेंट की जो प्रतिभूतियां होती थी, जो बॉन्ड्स वगैरह होते थे, उसको परचेस करते थे। अब जो फुटकर व्यापारी होंगे वो भी छोटे छोटे बॉन्ड्स को परचेस कर सकेंगे, इनको भी चांस दिया जाएगा, सरकार की इससे रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। दूसरी योजना क्या है, क्वेश्चन में तो नहीं है लेकिन यहाँ पे रिलेट कर लेते हैं। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, इसका उद्देश्य है केंद्रीय बैंक के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आरबीआई की, विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना, ताकि किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके शिकायत का निवारण जल्दी से जल्दी किया जाए। तो ये हैं दोनों आपके टैक्सेस, जिसको आप लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई आरडी स्कीम, ये आरबीआई यूएस स्कीम, तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आरबीआई आरडी स्कीम। आरबीआई यूएस के बारे में मैंने बता दिया, जो आपके लोकपाल योजना से रिलेटेड। मनी एक ऐप है जिसको आरबीआई ने लॉन्च किया था, दृष्टि बाधित लोगों के नोट पहचान करने के लिए लाया गया ये ऐप है। मनी ऐप का फुल फॉर्म आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपको याद हो कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा टैक्स सरकार किसी वर्तमान या नए कानून को पुरानी तारीख से लागू करती है। तो ये किस टाइप का टैक्स है, जो प्रेजेंट टाइम में लाया तो जाता है लेकिन उस टैक्स को लागू किया जाता है पिछले समय से उठा करके, यानी कि आप प्रेजेंट टाइम में तो हो लेकिन आप पे टैक्स लग रहा है 2 साल पहले का भी उठा करके, तो ये लगाया जाता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स में। देखिए, ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, इसका हिंदी मत पूछ लेना आप लोग, पश्चगामी टैक्स होता है। तो सुन करके थोड़ा अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, हालांकि हमारी मैगजीन में भी यही वर्ड यूज किया गया है जो कि सिंपल है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। इसकी वापसी नियमों का मसौदा जारी किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केयर एजेंसी और वोडाफोन पीएलसी जैसी कंपनियों के खिलाफ पिछली तिथि से टैक्स की मांग को छोड़ने की दिशा में कदम उठाते हुए नियमों का मसौदा जारी किया गया है। ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता क्या है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि ऐसा टैक्स है सरकार वर्तमान या नए कानून को पुराने तारीख से लागू करती है, यानी कानून अभी लागू होगा लेकिन क्या दिया जाएगा, ये समय सीमा मान लिया 1947 से स्टार्ट की जाती है, उस समय के बाद से मानी जाएगी, तो ऐसे कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसको आप रिलेट करेंगे। हालांकि इसकी वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, जिसकी वजह से इसको फिर वापस लेना पड़ा था। तो इसको आप केयर एजेंसी एंड वोडाफोन पीएलसी के बारे में रिलेट करके याद कर लेंगे। तो आंसर आपका कौन सा, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है। लॉ वाले तो बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे, ये सारी चीजें तो हम लोगों को कंपनी लॉ में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। भारत में विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन की घोषणा कब की गई थी, 1 नवंबर 2016, 5 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016, 10 नवंबर 2016, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक बार। देखिए, इस समय ये फिर से बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था और ये क्वेश्चन आपसे कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। डीमोनेटाइजेशन की एग्जैक्टली डेट अक्सर देखा जाता है कि आपके आईक्यू को देखने के लिए, आपकी मेमोरी पावर को जज करने के लिए या फिर उसको टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 8 नवंबर 2021 को भारत में विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की 5वीं वर्षगांठ थी, तो 2016 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी 8 नवंबर को ही, तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। भाइयों एवं बहनों की अनाउंसमेंट हुई थी रात में 12 बजे के बाद से आपके जितने भी 500 और 1000 के नोट है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगे, ये कहा गया था और इसको ले आकर के नोट पे बदलवा सकते हैं। 2016 में नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की थी, इसके साथ 500 और 1000 के नोट को पूरी तरीके से वापस ले लिया गया था कानूनी तौर पे, यानी लीगल टेंडर के रूप में। विमुद्रीकरण कानूनी मुद्रा के रूप में मुद्रा की स्थिति को वापस लेने का एक कार्य होता है। जब किसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा बदलनी होती है तो उसे इस तरीके से किया जाता है। हालांकि पहले से इंफॉर्मेशन होता तो और ज्यादा बेहतर हो सकता था और अभी तक इसका कुछ बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ, काले धन पे थोड़ा इस पे थोड़े ये देखा गया कि पकड़ और नकली नोटों का जो प्रचलन था काफी हद तक बंद होते हुए देखा गया। सो द आंसर विल बी क्या हो जाएगा, 8 नवंबर 2016 यानी कि सी। आप लोग का आंसर बताओ तो कमेंट सेक्शन में भी छापते रहिएगा आप लोग। हाल ही में ग्रीन डे अहेड मार्केट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन, नीति आयोग, गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक है। ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव से रिलेट करके यहाँ पे है, ये क्रिस्टल के मूल संरचना पर आधारित होती है और क्रिस्टल की एक अद्वितीय संपत्ति है, इससे हम रिलेट करेंगे। ठीक है, हालांकि इससे पहले आपकी विमुद्रीकरण वाली घटना हो गई थी, ठीक है, इससे हम लोग रिलेट कर लेंगे। ये एक टॉपिक था आपका पीजो इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग तुरंत डील करेंगे। इससे पहले हम ग्रीन डे अहेड मार्केट वाले क्वेश्चन को डील करते हैं। जैसे कि अभी केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक नया बाजार ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यानी आंसर नंबर डी।
ये क्या है, तो ये भारत में विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एकमात्र बहुत बड़ा बाजार होगा और ये बाजार बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों को ओपन एक्सेस के जरिए अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी, इसको परचेज करने और सेल करने की अनुमति प्रदान करेगी। जैसे एक राज्य बहुत ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज कर मतलब बना ले रहा है तो दूसरी जो राज्य है उसको सेल कर सकता है, बड़ी आसानी से बेच सकता है। ऐसा पहले भी होता था जिसको हम लोग पावर बॉन्ड के रूप में जानते थे। इकोनॉमिक्स में ये सारे टर्म बहुत ज्यादा इजीली आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और ये जो हमने एक छोटा सा पॉइंट जो है इसको छोड़ा क्या था, मतलब इसको ऐसे ही समझाना था, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है। तो ये एक प्रक्रिया है जो क्रिस्टल जाली की मूल संरचना पर आधारित है और यह कुछ क्रिस्टल की एक अद्वितीय संपत्ति है जहां वे शारीरिक तनाव के अधीन होने पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, जितना इंपॉर्टेंट था उतना हम लोगों ने इसको देख लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है। फॉक्स वर्ल्ड के द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 की रैंकिंग दी गई। क्वेश्चन है आपका कि इसमें रिलायंस की रैंकिंग क्या रही, यानी भारत की तरफ से जो टॉप पे रहते हैं उनकी रैंकिंग क्या है। 10, 52, 500, 750, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और आंसर जब आप देखेंगे तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। फॉक्स वर्ल्ड की अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 की रैंकिंग में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री को भारतीय कॉर्पोरेट्स में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारतीय कॉर्पोरेट्स में। लेकिन विश्व स्तर पर इनकी स्थान को देखा जाए तो विश्व स्तर पर 750 वैश्विक कॉर्पोरेट्स में 52वां स्थान इनको प्राप्त हुआ है। तो इसको आप रिलेट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ज्यादा नहीं, जितना इंपॉर्टेंट उतना ही। यही खासियत है इस मैगजीन की कि कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं दिया रहता, जितना जरूरी है उतना ही आप पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ के खुद को कंफ्यूज मत करो। बस इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप मैगजीन बस पढ़ लो, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने समकक्ष के मुकाबले विभिन्न उद्योग धंधे में वृद्धि के कारण हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी देखी जा रही है। वी आकार, यू आकार, डब्ल्यू आकार, के आकार। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने आपको पहले ही बताया, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, तो इस वजह से के आकार की जो रिकवरी है ये देखी जा रही है प्रेजेंट टाइम में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में के आकार की रिकवरी 28 नंबर पेज पर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अपने समकक्षों के मुकाबले विभिन्न उद्योग धंधों में वृद्धि के कारण भारत की अर्थव्यवस्था के आकार की रिकवरी में आगे बढ़ रही है। होता क्या है, तो ऐसी रिकवरी जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों का प्रदर्शन के अक्षर के बाहों की तरह से अलग अलग हो जाता है, यानी कुछ चीजें ऊपर जाती हैं, कुछ चीजें नीचे जाती हैं। अर्थव्यवस्था में कुछ हिस्सों में मजबूत वृद्धि देखी जा सकती है जबकि अन्य में गिरावट देखी जा सकती है। जैसे उद्योग के संकेत, उद्योग भी थोड़े से कम होते जा रहे हैं, 3 से 6% की गिरावट। कराधान पर प्रभाव पड़ा है, नौकरियों पर प्रभाव, नरेगा जिसे हम मनरेगा कहते हैं, प्रोत्साहन और विकास, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल दिया है। इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगी जो आपके लिए जरूरी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नॉन फंजिबल टोकन क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। डिजिटल संपत्ति का डेटा, बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड, एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड, एक प्रकार का बिटकॉइन, उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, योर आंसर विल बी डिजिटल संपत्ति का डेटा, यानी आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, और यहीं पे आपके एनएफटी के बारे में भी दिया हुआ है, यानी नॉन फंजिबल टोकन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी इकोनॉमिक्स में नए टर्म आते हैं इसको आप जरूर लिख करके अपना एक नोट्स तैयार कर लीजिए। नॉन फंजिबल टोकन एक ऐसा टोकन है, इस तरह का डिजिटल संपत्ति या डेटा होता है जो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको याद आ रहा होगा, बिटकॉइन में भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, लेकिन ये बिटकॉइन से अलग है। इसमें क्या है, इसमें एनएफटी बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसी ही क्रिप्टो टोकन है, लेकिन इसमें अलग कैसे होती है, काम कैसे करता है। नॉन फंजिबल टोकन का इस्तेमाल डिजिटल एसेट्स या सामानों के लिए किया जा सकता है, एक दूसरे से अलग होते हैं इसमें। जैसे 2 बिटकॉइन की वैल्यू एक ही होगी लेकिन 2 एनएफटीज की वैल्यू अलग अलग होगी। इसकी मदद से डिजिटल जगत में किसी पेंटिंग, किसी पोस्टर, ऑडियो या वीडियो को समान चीजों की तरीके से खरीदा और बेचा जा सकता है और इसके बदले में डिजिटल टोकन मिलते हैं जिसे हम लोग एनएफटी कहते हैं। तो इसकी जो चीजें हैं, इसका जो भी मतलब पूरा बढ़ता जा रहा है, इसकी डिमांड वगैरह, तो इसको आप रिलेट करके बड़ी आसानी से जान सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एनएमपी के अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक केंद्र सरकार के मुख्य संपत्ति में कितने लाख करोड़ के कुल मुद्रीकरण यानी मॉनेटाइजेशन की क्षमता मौजूद है। 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, क्योंकि आप खुद ही देख करके समझ रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, जिसे हम लोग नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम से जानते हैं, एनएमपी भी इसे हम लोग बोलते हैं, इसकी शुरुआत भारत की सरकार ने की है और इसके अनुमान के मुताबिक 2022 से 2025 तक 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार मुख्य संपत्ति में 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण की क्षमता मौजूद रखे हुए है। यानी कि भारत की इकोनॉमिक पावर जो बढ़ी हुई है वो 6 लाख करोड़ की है। अगले 4 साल तक इतना सस्टेन भारत कर सकती है। इसका उद्देश्य क्या है? ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में मूल्यों को अनलॉक करना, निजी क्षेत्र में केवल राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना, ना कि स्वामित्व का अधिकार, और पूरे देश में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे बुनियादी ढांचा कहते हैं, इसके विकास को आगे बढ़ाना और मुद्रीकरण की जो मतलब नीति है इसको आगे बढ़ाना। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सरकार की जो योजनाएं वगैरह हैं ये सारी चीजें यहीं पे डील कर दी गई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सॉरी, यहाँ पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो पेंडोरा लीक मामला है इसको हम लोगों ने थोड़ा सा बस देखने के लिए रख लिया था। देखिए पेंडोरा लीक्स मामला ये आपका अंतिम टॉपिक पड़ जाता है और इसी को हम लोग थोड़ा सा और देख लेंगे। देखिए पेंडोरा लीक मामला भी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2021 के पेंडोरा पेपर्स लीक में 300 से अधिक भारतीय नाम शामिल हैं। इसमें 60 से अधिक प्रमुख हस्तियां भी हैं। पेंडोरा लीक्स मामला क्या है? जैसे आप लोग स्विस बैंक का नाम आपने सुना होगा, यानी विदेश में कोई और संपत्ति बना करके उसे सेपरेट रखना। जैसे स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक में इन्होंने यहाँ से अपनी कुछ काली संपत्ति कमाई जिसका टैक्स नहीं दिया और वहां पे ले जाकर के जमा कर दिया। तो ऐसे ही एक पेंडोरा पेपर्स लीक का मामला आया है। इसमें 14 वैश्विक कॉर्पोरेट सेवा फर्मों की 11.9 मिलियन लीक फाइलें हैं, जिसमें से 29,000 ऑफ द शेल्फ कंपनी और निजी ट्रस्टों की स्थापना की गई है। भारत के बॉलीवुड से भी बहुत सारे नाम इसमें शामिल हैं और इसमें तृतीय पक्ष जिसे ट्रस्टी के रूप में संदर्भित किया जाता है उसको लेकर के, यानी एक ट्रस्टी बना करके उनके नाम पर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा 1882 का, उसमें ट्रस्ट क्या होता है उसको बताया गया होगा। नहीं पढ़ा होगा तो लॉ वाले समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो उसमें ट्रस्टी बना दिया जाता है, एक आदमी के लिए कुछ संपत्ति रख दी जाती है, सिक्योर कर दी जाती है और उस संपत्ति का ब्यौरा दे करके, उस संपत्ति को बता करके यहाँ पे ट्रस्ट जनरेट करके ये लोग क्या करते हैं, अगले की जगह मतलब अपने पैसे को दूसरी जगह एक तरीके से ब्लैक मनी के रूप में रख देते हैं। तो ये पेंडोरा पेपर्स लीक का मामला है, जिसको कि ये देखिए इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस, जिसको कि जर्नलिस्ट है, ये ICIJ के नाम से जाना जाता है। ये मीडिया कंसोर्टियम के द्वारा जांच की गई रिपोर्ट है। इसने दर्जन से अधिक देशों और सरकारों के प्रमुख ने टैक्स हेवंस में लाखों रुपए छिपाए हैं, इसका खुलासा किया है और इनका पूरा फाइल निकाल करके दिया है। इसी को पेंडोरा पेपर्स लीक मामला कहते हैं। तो इसको आप रिलेट करके याद करते रहेंगे, ठीक है। ये उत्पादन लिंक्स प्रोत्साहन योजना, जिसे हम लोग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के नाम से जानते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक, जिसमें कि 1 जून 2021 को भारत के फार्मास्यूटिकल विभाग, ये जो हमारी दवा कंपनी का विभाग होता है, उसके बारे में इसमें बात की गई है, जिसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें क्या है, इसमें फार्मास्यूटिकल की जो दवाएं हैं, ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं, इनकी क्षमताओं को बढ़ाने, इनकी विनिर्माण की क्षमता को बढ़ाने, यानी मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें क्या है, प्रोत्साहन दिया जाएगा, प्रोत्साहन योजना चलाया गया है, जिससे कि लाभ होगा हमारे और ज्यादा जो दवाइयां हैं वो सारे इसके क्या हो जाएंगे, इसके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बढ़ेंगे। आपने हाल ही में सुना होगा हमारे बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के दौरे पे आए हुए थे और इन्होंने एक घोषणा की कि जो भारत की वैक्सीन है उस वैक्सीन को लगाने की, मतलब उस वैक्सीन को मैंने भी यूज किया और उस वैक्सीन की वजह से मैं प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल फिट हूं, मुझे कोरोना कोविड बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं टॉप पे रहती हैं। रशिया की मार्केट में डिमांड बहुत तेजी से बढ़ चुकी है, क्योंकि रशिया वॉर की वजह से बाहर से कहीं से फार्मास्यूटिकल कंपनी से डील नहीं कर पा रहा है और अमेरिकी जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी रशिया को छोड़ के जा चुकी हैं। पाकिस्तान जैसा देश, जिसके इमरान खान प्रधानमंत्री ने यह बोला कि जब तक धारा 370 हटा ली नहीं जाती, जब फिर से बहाल नहीं कर दी जाती पाकिस्तान में, तब तक हम भारत के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। वो भी मजबूरी में भारत की दवा इंडस्ट्री से, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से अभी भी जुड़ा हुआ है। भारत का बहुत सारा उधार खा करके बैठा हमारा पड़ोसी देश, कोई और व्यापार नहीं हो रहा है, लेकिन दवा के लिए मजबूर है लोग भारत के ऊपर डिपेंडेंट होने पे। ये बताता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को किसी न किसी तरीके से इंसेंटिव देना जरूरी है और वही प्रोत्साहन इस योजना के तहत दिया गया, ताकि मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। इस तरीके से हमारे जितने टॉपिक्स थे इकोनॉमिक्स के, वो पूरी तरीके से कवर होते हैं और इंडियन इकोनॉमी के जितने टॉपिक्स हैं उन सभी चीजों को आपने देख लिया। इसके बाद हम लोग विधि एवं न्याय वाले सेगमेंट को कवर करेंगे और उसके लिए बिल्कुल
बिल्कुल तैयार रहिए। आपके पास इसी टाइम पे इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन के साथ आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा हमारी जो हमारी मैगजीन है, जिसको बीपीएससी 67 के लिए स्पेशली प्रोग्राम किया गया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।